नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश और दुनिया की हर खबर, साथ ही मौसम का क्या हाल है, दुनिया की कौन सी बड़ी खबरें, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देश के कौन कौन से वो राज्य हैं जो बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कारगिल विजय दिवस है, 25वीं उसकी वर्षगांठ है। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे, क्या तस्वीर नजर आएगी, तमाम बड़ी खबरें आगे आपके सामने होंगी। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को नमन करने के लिए आज कारगिल के द्रास में मौजूद रहेंगे। जी, आज का दिन बेहद खास है और इसी के मद्देनजर कार्यक्रम रखा गया है। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, राजधानी दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी से मुसीबत हो चुकी है। राजधानी में देर रात से हो रही है बारिश। शांति पथ, बीकाजी खामा प्लेस में जल भराव, मोती बाग, शांति निकेतन में कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। हालांकि आज सुबह से मौसम थोड़ा सा कई इलाकों में खुला हुआ है। कई जगह अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है और खासतौर पर निचले इलाके और अंडरपास जो है वो जलमग्न हो गए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से जब बारिश जारी है। शांति पथ, बीकाजी कामा प्लेस में जलभराव हो गया है। इसके अलावा मोती बाग, शांति निकेतन में पानी में सड़कें डूबी डूबी नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली का हाल देखिए, कुछ दिनों की लगातार बारिश हुई और उसके बाद कुछ ऐसे हालात वहां पर बन गए। और मिंटो ब्रिज से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार इस वक्त जुड़े हुए। प्रेरित, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है? क्या अभी भी वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है? और तस्वीरें दिखाएं दिल्ली के इन इलाकों की। अब बिल्कुल देखिए कि देश की राजधानी के जो लोग हैं वो बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके बारिश का आनंद लिया जा सके, लेकिन देखिए किस तरीके से बारिश अब उनके एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस वक्त मैं मिंटो रोड पे मौजूद हूँ और ये सामने देख सकते हैं मिंटो ब्रिज है। इस मिंटो ब्रिज को फिलहाल बंद कर दिया गया, चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा करके ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो पूरी जलजमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और मिंटो रोड जो ब्रिज है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले भी जलजमाव को लेकर कई हादसे हो चुके हैं और लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए एहतियात के तौर पे प्रशासन ने पहले ही इस पूरे ब्रिज को बंद कर दिया। देखिए कि किस तरीके से सड़कें भी टूट चुकी हैं। पानी का बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो जल जमाव हुआ है यहाँ पे। और वहीं मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मिंटो रोड से आपको मैं दिखाना चाहूंगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की सड़क जो है वो दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वो सड़क है जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहीं आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर इस सड़क पे। और इस सड़क को देखिए किस तरीके से पूरा सड़क जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा सड़क जो है ये मिंटो रोड से आईटीओ की तरफ जाने वाली सड़क है और इस सड़क पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तो किस तरीके से गटर जो है वो भी पूरा भर चुका है और पानी का उबाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से पानी बाहर आ रहा है कि ये पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं जिसका जो सीवर है वो भी ब्लॉक हो चुका है। और शायद यही वजह है कि जो सड़कों पे जो जल जमा हुआ है वो पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से ये पूरा सड़क जो है वो जल जमा हो चुका है। और इसके कारण जो है आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए जो मिंटो ब्रिज की तरफ जो है शायद यही वजह है कि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि यहाँ पे किसी भी तरह के हादसे ना हो। मौके पर पुलिस भी मौजूद है और जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से बूंदाबांदी बारिश हो रही है और दिल्ली कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, उसके बावजूद जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कें टूट चुकी है और सड़कें टूट रही है। यहाँ जो पानी है वो पानी का बहाव देखिए किस रफ्तार से पानी का बहाव है वो पूरी तरीके से पानी में। और यही वजह है कि लोगों की जो दिल्ली वासी है उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी है। इन तस्वीरों को देख के यही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेरित इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए और आपको बता दें कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचेंगे, वॉर मेमोरियल जाकर के शहीदों को नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात भी आज पीएम मोदी करने वाले हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल में रजत जयंती कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत पीएम मोदी वहां पर शामिल होंगे और जितने भी 1999 की जंग के नायक हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे पीएम। साथ ही उनके परिवार वालों से भी आज वो मुलाकात करेंगे। तो आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल के द्रास में वॉर मेमोरियल में आज मौजूद होंगे। बता दें कि द्रास में ये वॉर मेमोरियल खासतौर पर उन शहीदों को नमन करने के लिए बनाया गया है।
चलो फिर आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, कारगिल विजय दिवस पर उन योद्धाओं को याद कर लें जो वतन की रक्षा के लिए हमसे रुखसत हो गए। दिलों में हौसलों का तूफान लिए फिरता हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, पानी से भी दिए जलाने का हुनर लिए फिरता हूँ, मैं भारतीय सेना हूँ, दुनिया करती जिसे सलाम वो है भारत का सैनिक महान, रणभूमि में दुश्मन को जो चटाई धूल वो है भारत का जवान। जी हाँ, ये वो हौसला था जो करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान की नापाक आर्मी ने हिंदुस्तान के सीने नहीं बल्कि पीठ पर वार किया था, लेकिन हिंद के रणबांकुरों ने ऐसा पीटा कि उनको छठी की दूध याद दिला दी। दिन 26 जुलाई साल 1999। जी हाँ, आज से 25 साल पहले आज के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में भारतीय वीर सपूतों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया था। युद्ध लगभग 3 महीने तक चला और इसमें भारतीय सेना ने अपने साहस और शौर्य का अद्वितीय प्रदर्शन किया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के जवानों की वीरता, बलिदान और देशभक्ति की भावना को सम्मानित करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। उन वीर जवानों के साहसिक कारनामों को याद किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के धोखेबाजी को ध्वस्त कर दिया था। जब छुट्टी आते थे बोलते कि मतलब जब मैं क्यों चाहते तुम जाती हो, मैं तुम्हारे लिए छुट्टी आता हूँ, तुम महके चली जाती हो, बच्चों के लिए ना। देख लो बनौनी। चलिए सीधा द्रास लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल हमें जानकारी देंगे। साहिल, जरा बताएं आज के इस खास दिन पर क्या खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहाँ पर क्या तैयारी की गई है? देखिए, 25वीं रजत जयंती आज मनाई जा रही है और हम इस वक्त द्रास में हैं। आज कारगिल वार मेमोरियल को भारतीय सेना ने सजाया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष बाद कारगिल वार मेमोरियल पर हाजिरी देंगे और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने 1999 के युद्ध में अपनी जानों का बलिदान दिया था। मेरे सहयोगी शफीक आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि जो सेना वो पहुंच रहे हैं और सुरक्षा भी कहीं न कहीं से बढ़ा दी गई है। 1999 के युद्ध में जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, लीडर थे, कार्यकर्ता के तौर पर वो यहाँ पे बैटलफील्ड में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी और आज 25 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी के बड़े जो ऑफिसर है वो साथ रहेंगे। उसके बाद जो आर्मी के जवान हैं उनको भी संबोधित करेंगे और जो शहीदों के परिजन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहाँ द्रास के कारगिल वार मेमोरियल से एक बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि भारतीय सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है लगातार आज का जो दिन है वो भारतीय सेना के शौर्य, उनकी विजय गाथा को याद करने के साथ साथ हमारे शहीदों को नमन करने का भी दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये दिन है आज हर देशवासी के लिए और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के साथ खुद वहां पर द्रास में मौजूद होंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान से लौटी सनम खान गिरफ्तार हो चुकी है। थाने पुलिस ने सनम खान को गिरफ्तार कर लिया है। थाने की रहने वाली है नगमा उर्फ सनम खान और सनम खान को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां पर सनम से पूछताछ की जाएगी। सनम पर आरोप है कि उनसे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाया और उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान गई हैं, जहां पर उन्होंने बाबर बशीर नाम के शख्स से शादी कर ली। से लेकर गुजरात तक बाढ़ और बारिश ने कहर मचा रखा है। शहर के शहर टापू में तब्दील होते जा रहे हैं। मानसून की शुरुआत और अब जब मानसून का मौसम जारी है तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कई शहरों में तो सड़कें ही नजर नहीं आ रही हैं। 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
कौन से वो राज्य हैं जहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट। देश भर में इस वक्त बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। शहर से लेकर गांव तक सब डूब चुके हैं। कहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब रही हैं। शहर शहर बर्बादी की ये तस्वीरें जल प्रलय सा खौफ पैदा कर रही हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। लहरों का वेग घर मकान पहाड़ सब बहा ले जाने पर आमादा है। यूपी एमपी से राजस्थान तक मौत का दरिया बह रहा है। कब कहां सड़क धंस जाए, कब कोई मकान जमींदोज हो जाए, कहां पहाड़ फट जाए, कोई नहीं जानता। तस्वीरें पुणे की हैं, जहां पॉश सोसाइटीज में नावें चल रही हैं। यह कुदरत के महाविनाश की हकीकत है। बोट पर महिलाएं बच्चे सवार हैं। पॉश सोसाइटी में पानी भरा है, गाड़ियां डूब चुकी हैं। तस्वीरें पुणे की हैं, यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ के मुनस्यारी हाईवे पर अचानक पहाड़ दरक गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कुदरत के कहर की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। राहत इस बात की रही कि कोई इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। हालांकि इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। मॉनसून ने सूरत शहर की सूरत ही बदल कर रख दी है। तस्वीरें स्मार्ट सिटी सूरत के मॉडल टाउन की है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। सड़क से लेकर घर तक सब पानी पानी हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़क पर पैदल या गाड़ी से चलना खतरे से खाली नहीं है। स्मार्ट सिटी की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थीं, वहां अब बोट चल रही है। बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में भी बाढ़ बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इलाके पहले से पानी से भरे हुए हैं, ऊपर से बारिश का अलर्ट जारी है। तो बारिश का कहर कई देश में देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से अलग अलग राज्य में बारिश हो रही है, जहां पर मैदानी इलाकों में लगातार बारिश ने मुसीबतें लोगों की बढ़ा दी है। तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है, यानी आने वाले कुछ दिन और भी भारी रह सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भी आफत की बरसात हो रही है। एमपी के कटनी में पानी का प्रहार बढ़ता जा रहा है। अब पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। पानी के बीच एक शख्स का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। कटनी में मूसलाधार बारिश की वजह से त्राहिमाम है। मकान दुकान सब पानी में डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए किस तरह सैलाब के बीच फंसे 2 युवकों को रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ सुरक्षित निकाला। कटनी में रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब चुके हैं। पानी से भरे ट्रैक पर सुरक्षित ट्रेन चलाना इन लोको पायलट के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एमपी के छतरपुर में भी बाढ़ और भारी बारिश से लोग परेशान हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में 5 लोग फंस गए। नदी में अचानक बाढ़ आने से ग्रामीण टापू पर फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ ने बोट की मदद से उन सभी की जान बचाई। नदी के बीचों बीच टापू में 4 पुरुष और 1 महिला को रेस्क्यू टीम ने उफान मारते पानी से रेस्क्यू किया। दरअसल गांव वाले खेतों में काम करने गए थे। शिवनाथ नदी है जो कि अब उफान पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। आप शिवनाथ नदी के अंतिम छोर पर देखिए कि वहां पर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी आस में बैठे हैं कि यहाँ पर जल स्तर कम हो, इसके बाद हम इस पुल को पार कर सकें। वहीं इस पुल पर 6 फीट लगभग पानी ऊपर बह रहा है और वहीं यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद कर दिया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं, नजारा देखने के लिए भी आए हैं। वहीं प्रशासन की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। प्रशासन लगातार रोक रहा है लोगों को कि इस वाले रूट से ना जाए। वहीं यह जो रास्ता है वो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, यह स्टेट हाईवे है और लोगों को बिल्कुल मनाही की गई है कि इस रास्ते से ना आए। वहीं लोगों के लिए दूसरा रूट बदल दिया गया है, लेकिन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार का हाल भी देखिए। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। यहाँ शिवनाथ नदी उफान पर है। सिमरिया घाट के 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी किनारों पर बसे 15 गांव में बाढ़ का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के कारण पहाड़ से बह रहे झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सड़क पर पानी और मलबा गिरने लगा,
जिसके बाद सड़क से गुजरते वाहन बाल बाल बचे। हालात को देखते हुए दोनों तरफ वाहन चालक पीछे ही थम गए। भारी ट्रैफिक लग गया। पानी के जलस्तर को देखकर लोग काफी घबरा गए और पानी के कम होने का काफी देर तक इंतजार करते रहे। मुंबई से सटे कल्याण में मूसलाधार बारिश के कारण कालधुनी नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। एक बिल्डिंग से बाढ़ के इस वीडियो को शूट किया गया है, जहां से देखने पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पुणे के लवासा हिल में लैंडस्लाइड में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और करीब 4 लोग लापता हो गए, जिसके बाद प्रशासन की टीम तलाश में जुट गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के 15 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में तबाही की और भयावह तस्वीरें दिख सकती हैं। डेमोग्राफी चेंज पर सियासी संग्राम काफी ज्यादा मचा हुआ है। पहले संसद में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गूंजा और अब विधानसभा में भी यहाँ पर घमासान नजर आ रहा है। और सवाल यह कि क्या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठियों के निशाने पर है आदिवासियों के आशियाने? देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजने की पूरी संभावना है। झारखंड में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये कहना है झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया और इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है। 123%। जय मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी विवाद में अब विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की भी एंट्री हो गई है। पहले तो उन्होंने झारखंड में डेमोग्राफी चेंज में बदलाव से साफ इनकार किया, तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि सीमा की सुरक्षा से जुड़ा मामला केंद्र का है। ऐसा कोई तरह नहीं है कि यहाँ का कोई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब लोगों के नजर में कुछ है तो अलग विषय है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में अब उस पर नहीं कुछ बोलते हैं। यार ऐसा नाम आप ले लेते हैं। सब लोगों का अपना अपना राजनीति है। इनके रेस्पॉन्सिबल कौन है ये बता दीजिए हमको। राज्य सरकार तो रेस्पॉन्सिबल होता नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में उनका दायित्व बनता है। उसके बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? इसके पहले डेमोग्राफी का चेंज नहीं हुआ। झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना दबदबा बनाया है। इस बात का खुलासा रिपोर्ट में भी हुआ है। जनसंख्या के आंकड़े को देखें तो साल 2001 की जनगणना में साहेबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इसमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी 10 साल बाद साहेबगंज की कुल आबादी 11,50,000 में मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो तिहाई से मामूली कम है। यानी कि पूरा जो मामला है वो काफी गंभीर है। तो ऐसे में अब इस पर गंभीरता नेताओं के तरफ से भी देखी जा रही है और इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया गया। और ये तमाम चीजें जो आरोप भी लगाए गए हैं कि ये जो चीजें हो रही है वो जो अभी वर्तमान में झारखंड की सरकार है, सोरेन सरकार, उस पर भी गंभीर आरोप लगाया। और देखिए उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लेकर सियासी खींचतान का खेल अभी भी जारी है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी होने वाली है। और इसमें सभी की निगाहें उसी पर टिकी है कि आखिर इस मुलाकात के बाद क्या सामने आता है। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। योगी की बैठक में नहीं पहुंचे केशव मौर्य। आज दिल्ली आ रहे हैं सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हलचल मची है। चुनाव परिणाम के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सत्ता परिवर्तन की खिचड़ी पकती आ रही है।
पार्टी के कई बड़े नेता दबी जुबान में ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि खुलेआम योगी के खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। इसी बीच सीएम योगी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के संगठन में बड़ा बदलाव वाले बयान के बाद से उथल पुथल मची है। हालांकि सियासी भूचाल के बाद केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया गया, जहां दोनों नेताओं ने जेपी नड्डा के साथ पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि योगी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी के पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात की संभावना। जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी। उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। पार्टी की आंतरिक गतिविधियों पर भी चर्चा संभव। सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। इससे पहले बीजेपी की काशी प्रांत की बैठक में मौर्य नहीं आए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर मचा घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के आवास पर रह रहे हैं, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि जल्दी उनका ठिकाना बदलने वाला है। तो राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बने हैं, नया बंगला उन्हें अलॉट होगा, तो उनका जो आशियाना है वो कहाँ होगा और किस तरीके का होगा, चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। नई दिल्ली, सुनहरी बाग रोड, बंगला नंबर 5। जी हां, ये होगा राहुल गांधी का नया पता। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नेता विपक्ष का बंगला अलॉट करने के लिए लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने अपना प्रस्ताव रखा है। कमेटी ने सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 राहुल गांधी को ऑफर किया है। अब राहुल गांधी की सहमति का इंतजार है। इससे पहले बतौर सांसद राहुल गांधी लुटियंस जोन के 12 तुगलक लेन पर बंगले में रहते थे, लेकिन पिछले साल सदस्यता जाने के बाद उनका बंगला भी छीन गया था। हालांकि जब उनकी सदस्यता बहाल हुई थी, तब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उसी बंगले को फिर से अलॉट करने का ऑफर किया था, मगर राहुल गांधी ने बंगला नहीं लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फिलहाल 10 जनपद पर मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हाउसिंग कमेटी गठित होने के बाद कमेटी की ओर से राहुल गांधी को दिल्ली के सुनहरी बाग में टाइप 8 बंगले का प्रस्ताव दिया गया है। अभी 8 तरह के सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को टाइप 8 का आवास मिलता है, जो सबसे बड़ी श्रेणी के अंतर्गत आता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को टाइप 5 और टाइप 6 के आवास आवंटित किए जाते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को अन्य श्रेणियों के आवास आवंटित किए जाते हैं। खबर आ रही है कि राहुल गांधी पहले बंगले का विजिट करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।